जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार रैलियों में यूएन में भी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात कर चुके हैं। उनका एक लक्ष्य है कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दिया जाए। तो किसी भी देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो उसकी इकोनॉमी होती है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें किसी देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है तो वहाँ बड़े सुधारों की आवश्यकता है। विश्व के कई देश हैं बच्चों, जहाँ जो अर्थव्यवस्था है वो $5 ट्रिलियन से कई गुना अधिक है, क्योंकि वहाँ पर संसाधनों की कमी नहीं है और ऐसे देशों में लोग एक एक उच्च स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे देशों को विकसित देश कहते हैं। अब चूंकि भारत भी विकासशील से विकसित देश बनने का प्रयास कर रहा है, तो इसीलिए बात की गई $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की। अब हमारे प्रधानमंत्री ने जब ये संकल्प लिया है, तो आइए समझते हैं कि ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्यों होनी आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को उसकी कुल सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा या जीडीपी के द्वारा मापा जाता है। अब इसका मतलब होता है कि देश का कुल सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी जितना अधिक होगा, उस देश की इकोनॉमी उतनी ही बड़ी होगी। अब एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी देश की सीमा के अंदर मतलब जैसे भारत के जो सीमा है उसके अंदर कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मतलब देश की सीमा के अंदर जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जो भी सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी में क्या क्या शामिल होता है? यहाँ पर आपकी खपत शामिल होती है, यहाँ पर निजी निवेश शामिल होता है, इसमें सरकारी खर्च शामिल होता है, इसमें निर्यात भी शामिल होता है। तो इन सभी का योग में से आयात को घटा दिया जाता है। जो हम बाहर से मंगाते हैं, अगर उसको माइनस कर दो तो जो निकलता है वही क्या होता है? आपका जीडीपी होता है। अब भारत को चूंकि $5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाना है, तो भारत की जीडीपी को 8% के रेट से आगे बढ़ाना होगा और यह ग्रोथ लगातार 5 साल तक बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर इस टारगेट को आपको पाना है तो इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में आपको निवेश बढ़ाने का प्रयास करना होगा। ठीक है, चूंकि भारत की 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनने में करीबन 56 से 57 साल लगे, लेकिन लास्ट 5 ईयर में 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई। तो अगर पूछा जाए वर्तमान समय में भारत की इकोनॉमी कितनी है, तो इस समय भारत की इकोनॉमी $2.7 लाख करोड़ की है। अब इसके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमें क्या क्या सुधार करना होगा, क्योंकि भारत ऊर्जा क्षेत्र में भी बहुत पीछे है। वह अपनी आवश्यकता के लिए अन्य देशों पर निर्भर है, क्योंकि हम पेट्रोल भी मंगा रहे हैं, हम डीजल भी मंगा रहे हैं, हम नेचुरल गैस भी मंगा रहे हैं, तो सब कुछ हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो केंद्र को राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक टैरिफ नीति बनानी होगी। टैरिफ नीति से क्या होता है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को और उपभोक्ताओं को से प्रॉफिट होता है। अब जैसे एग्रीकल्चर हमारा जो एरिया है वो इरिगेशन से जूझ रहा है, मतलब सिंचाई संकट से जूझ रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं, अगर हमें ऊर्जा की उपलब्धता आसानी से हो जाए, हम ऊर्जा के नए स्रोतों पर ज़्यादा ध्यान दें, तो हम इसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में अभी कई गुना वृद्धि दर्ज की है, लेकिन अभी भी हम मेनली कोयला आधारित ऊर्जा पर निर्भर हैं और कोयला हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। और कोयला संयंत्रों के द्वारा भारत में अभी 80% ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। जो भारत में जो कुल खपत है उसका 80% हम कोयला आधारित ऊर्जा हमारे यहाँ है। भारत में ग्लोबल या कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर देखें तो ग्रामीण और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वो रोड कनेक्टिविटी से दूर हैं। अभी टेलीकम्युनिकेशन भी अब बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचा है। अभी वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं है। इसके अलावा अंतर्देशीय जलमार्ग में भी सुधार करा जा रहा है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में काफ़ी बड़े स्तर पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, लोगों तक पहुँच को बढ़ाया जा सकते, लोग बाज़ार तक इजीली आ सकें। और किसी भी देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो सहयोग होता है ना, वो कैपिटल का होता है, पूंजीगत सहयोग होता है, उस देश की बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा जो काम किया जाता है। तो भारत में बैंकिंग क्षेत्र अभी एनपीए की समस्या से जूझ रहा है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसी संपत्तियाँ
जिसमें पैसा तो लगा है लेकिन वहाँ से उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो वो एनपीए प्रॉपर्टी हो जाती है। तो पहले की तुलना में अब एनपीए में वैसे तो काफ़ी सुधार आया है। फिलहाल इस पर आरबीआई को काफ़ी गौर करना होगा कि किस प्रकार से वो बैंकों के लिए काम करता है, बैंकों की स्थिति कैसे वो सुधारने के लिए कोशिश करता है। तो अगर ये सारी चीज़ें हमने हासिल कर ली तो यकीन मानिए हम 8% से ज़्यादा की जीडीपी को पालेंगे, और लगातार 5 वर्ष तक इसको पाने के बाद, इन चीज़ों को पाने के बाद ऑटोमेटिकली बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने लगेगा और हमारे यहाँ का इन्वेस्टमेंट भी इसमें बढ़ जाएगा, और हम बहुत आसानी के साथ इस $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के टारगेट को पालेंगे। तो उम्मीद करेंगे हम आपसे कि आपको बहुत ही आसान शब्दों में मैंने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को समझाने की कोशिश की कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है। जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ।